कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अच्छांश को अजीब तरह से बेचैनी हो रही थी, कहीं भी उसका दिल चैन नहीं पा रहा था। वो अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया। फिर से मोबाइल में शिवांगी की तस्वीर देखते हुए पता नहीं कब गहरी नींद में सो गया, इस बात से अनजान कि आज रात उसकी दुनिया लुट चुकी है। अगली सुबह सुबह उठते ही पहले अस्मिता जी के कमरे में गया। अस्मिता जी ने भी बताया कि अब उनकी तबीयत ठीक है, रात भर वो अच्छे से सोई हैं। ये सुना छांस बोला, ठीक है माँ, मैं नाश्ता बनाता हूँ। अस्मिता जी बोली, अरे मेरी तबीयत ठीक है, मैं बना लूँगी। अब तुम अपनी शिवांगी के यहाँ चलने की तैयारी कर। अपने सारे दोस्तों को बता दे, हम लोग दोपहर को निकलेंगे। अच्छांश मुस्कुराते हुए, ठीक है माँ। अपने शिवांगी से मिलने की खुशी में वो चहकते हुए ब्रेकफास्ट करता है। अस्मिता जी उसके चेहरे की खुशी देख खुश हो गई। उसके बाद अच्छांश ऑफिस के लिए निकल गया। काम करने के बाद लगभग दोपहर तक सभी दोस्त उसके घर पहुंच गए। अस्मिता जी भी अपनी एक सोने की चैन अच्छे से पैक करके रख ली। कुछ फ्रूट की टोकरी और मिठाइयों का डब्बा भी मंगवा लिया था। सारी चीज़ गाड़ी में रखने के बाद सभी वहाँ से शिवांगी के गांव के लिए निकले। अच्छांश की गाड़ी में ही सभी आराम से बैठ गए थे। अस्मिता जी आगे की सीट पर बैठी थी, बाकी पांचों दोस्त पीछे बैठे थे। अच्छांश को तो लग रहा था जैसे वो उड़कर पहुंच जाए। सारे दोस्त उसकी टांग खिंचाई भी कर रहे थे। ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए वो लोग शिवांगी के गांव पहुंचे। उसके दरवाजे पर गाड़ी रोकते हुए अच्छांश थोड़ा नर्वस होने लगा। अस्मिता जी उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए, सब अच्छा होगा, आखिर मेरे बेटे में कमी क्या है जो वो लोग मना करेंगे। सारे दोस्त भी उसका हौसला बढ़ाते हुए दरवाजे तक आते हैं। कुड़ाल दरवाज़ा खटखटाता है। कुछ ही देर में एक औरत गेट खोलती है। अच्छांश उसे देखते ही पहचान चुका था, ये राखी कपूर थी, शिवांगी की सौतेली माँ। राखी सबको देखकर हैरान हो जाती है, तभी उनकी नज़र अच्छांश पर जाती है। अच्छांश को देख वो थोड़ा कन्फ्यूजन से, तुम तो वही हो ना जो परसों आए थे। तभी अस्मिता जी, बहन जी, हम लोग आपके घर ही आए हैं कुछ ज़रूरी बात करने, क्या हमें अंदर आने की इजाज़त मिलेगी। राखी की झेपते हुए, जी जी ज़रूर, कहते हुए उन्हें अंदर लेकर आती हैं। अंदर सोफे पर ही संकल्प और संजीता बैठे हुए टीवी देख रहे थे। रंजीत दी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। कुछ देर पहले ही इन लोगों ने लंच किया था। संजीत इस वक्त स्कूल में था। सभी लोगों को देखकर संकल्प और संजीता उठकर खड़े होते हैं। उन दोनों की नज़र भी जैसे ही अच्छांश पर जाती है वो हैरान हो जाते हैं। अच्छांश अपनी नज़रें घुमाते हुए चारों तरफ देख रहा था। वो मन ही मन, शिवांगी कहाँ है आप, देखिए मैं आ गया हूँ। राखी जी सबको वहीं पर बैठने को कहती हैं। संकल्प जल्दी से स्टोर रूम से 3-4 कुर्सी लाकर भी लगा देता है। मिडिल क्लास घर करीने से सजा हुआ अच्छा लग रहा था। राखी बोली, संकल्प बेटा पापा को बुला कर लाओ, कहना कि कुछ गेस्ट आए हुए हैं। संकल्प अपने पापा के कमरे में चला जाता है। राखी जी बोली, माफ़ कीजिएगा, हमने आप लोगों को पहचाना नहीं। फिर अच्छांश की तरफ देखते हुए, आपने तो उस दिन किसी दूसरे गांव का पता पूछा था। नितिन हंसते हुए, क्या करता आंटी, सच बोलकर पिटना थोड़े था। ये सुनते ही अच्छांश उसे घूरने लगता है और बाकी दोस्त मुस्कुराने लगते हैं। राखी जी फिर से कंफ्यूज हो जाती हैं। अस्मिता जी बोली, बहन जी दरअसल बात ऐसी है कि हम शिवांगी से मिलने आए हैं। फिर अच्छांश की तरफ इशारा करते हुए, ये मेरा बेटा अच्छांश है। ये सुनते ही राखी हैरानी से, क्या। तभी पीछे से रंजीत कपूर आते हैं। कौन आया है राखी। राखी तो अभी भी शॉक्ड होकर उन लोगों को देख रही थी। उसे ना कुछ बोलते बन रहा था ना ही बोला जा रहा था। रंजीत की नज़र जैसे ही अस्मिता जी पर पड़ती है वो जल्दी से उनके पास आते हुए, मैम आप यहाँ। अस्मिता जी रंजीत जी को देखकर, जी क्या आप मुझे जानते हैं। रंजीत बोला, कैसी बात कर रही हैं मैम, आप हमारी कंपनी के मालिक अभिमान सिंह सूर्यवंशी की वाइफ हैं। मैंने आपको सर के साथ कई बार ऑफिस में देखा था। अस्मिता जी बोली, थैंक यू, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। रंजीत जी बोले, मैम मैं आपकी कंपनी में ही एक एम्प्लाई हूँ। राखी जल्दी से चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो।
राखी कुछ बोलना चाहती थी, उससे पहले ही रंजीत जी उन्हें आंखों के इशारे से चुप रहने को कह किचन में जाने को कहते हैं। अस्मिता जी बोली, देखिए भाई साहब, मैं यहाँ कोई बिजनेस रिलेशन से नहीं आई हूँ। दरअसल मेरा बेटा आपकी बेटी शिवांगी को पसंद करता है। शिवांगी भी अच्छांश को जानती है और प्यार करती है। दोनों एक ही कॉलेज में हैं। मेरा बेटा इस साल कॉलेज का फाइनल एग्ज़ाम पास कर लिया है। तभी संजीता, लेकिन दी तो यहाँ है ही नहीं। रंजीत संजीता और संकल्प को घूरते हुए, तुम दोनों कमरे में जाओ, जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलनी चाहिए। दोनों जल्दी से डर के मारे अपने कमरे में चले जाते हैं। रंजीत अपना सर झुकाते हुए, मैम मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी बेटी के कारण आप लोगों को भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अस्मिता जी और अच्छांश के साथ सभी दोस्तों को उनकी बात समझ नहीं आती। अस्मिता जी को लगता है कि वो संजीता की बात कर रहे हैं, इसलिए वो मुस्कुराते हुए, ये कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, बच्ची है, उसकी बात का क्या बुरा मानना। रंजीत रोते हुए, मैं शिवांगी की बात कर रहा हूँ, उसने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हम लोगों को तो पता भी नहीं था कि वो जयपुर कॉलेज में पढ़ने जाने के बहाने क्या क्या कर रही थी। ये सुनते ही अच्छांश गुस्से से, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। रंजीत बोले, बेटा एक बाप के लिए ऐसे बात करना बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन आप लोग यहाँ रिश्ते की बात करने आए हैं तो आप लोगों से झूठ कैसे बोल सकता हूँ। अच्छांश बोला, मुझे आपकी कोई बात सुननी भी नहीं है, आप शिवांगी को बुलाइए, मुझे उससे मिलना है। तभी राखी किचन से आते हुए, वो होगी तब ना बुलाएंगे, वो कल ही अपने पति के साथ इस घर से चली गई। ये सुनते ही अस्मिता जी और बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं। अच्छांश बोला, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप माँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ज़रूर इन्हें मेरे बारे में पता चल गया था, क्योंकि मैं परसों शिवांगी से मिलने आया था, इसलिए इन लोगों ने शिवांगी को कहीं छुपा दिया है। मैं अभी शिवांगी को लेकर आता हूँ, मैं आज ही उसे लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। कहते हुए वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। अनिकेत और कुणाल जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हैं। रंजीत बोले, अगर आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप पूरे घर में उसे देख सकते हैं। हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि कल से तो मैं खुद तकलीफ में हूँ, इसलिए आज ऑफिस भी नहीं गया। अस्मिता जी बोली, भाई साहब कल क्या हुआ था, क्या आप लोग उस लड़के को जानते थे। रंजीत जी नामे सिर हिलाते हुए, नहीं मैम, मैं तो उस लड़के को कभी देखा भी नहीं। कल अचानक शाम को हमारे घर आया और बोला कि वो शिवांगी को ले जाने आया है, क्योंकि उन्होंने कुछ महीने पहले ही शादी कर लिया है। अच्छांश गुस्से से चिल्लाते हुए, चुप कीजिए आप लोग, मैं अपनी शिवांगी को जानता हूँ। अरे वो तो कॉलेज में मुझसे भी सबके सामने बात नहीं कर पाती थी, वो लड़कों से इतना डरती थी कि कोई लड़का भी उसका दोस्त नहीं था। मेरे साथ कंफर्टेबल होने में उसे कितना वक्त लगा। रंजीत जी बोले, उसे तो मैं भी नहीं जान पाया। जब मैंने उस लड़के को कहा कि वो क्या बकवास कर रहा है, तभी शिवांगी भी कमरे से आई और उसने कहा कि वो जो कह रहा है वो सच है, वो उससे प्यार करती है और शादी कर चुकी है। मैंने गुस्से में दोनों को बहुत डांटा। तब उस लड़के ने मैरिज सर्टिफिकेट दिखाए। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं मानी और उस लड़के के साथ चली गई। अच्छांश गुस्से में सामने के टेबल को पलटते हुए, मैं मान ही नहीं सकता, मेरी शिवांगी ऐसा कभी नहीं कर सकती। कुणाल बोला, लेकिन यार ये लोग झूठ क्यों बोलेंगे। अच्छांश बोला, मुझे नहीं पता कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्या तुम लोग शिवांगी को नहीं जानते। क्या तुम लोगों को लगता है कि शिवांगी ऐसा कर सकती है। सारे दोस्त उलझन में पड़ गए थे। एक तरफ रंजीत और राखी की बातें और दूसरी तरफ जितना उन्होंने शिवांगी को जाना था, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। अच्छांश सीढ़ियों की तरफ दौड़ते हुए शिवांगी का नाम लेकर चिल्लाने लगता है। वो ऊपर के सारे कमरे की तलाशी ले रहा था, उसकी चीख चारों तरफ गूंज रही थी। अस्मिता जी खुद को किसी तरह संभालते हुए, भाई साहब क्या सच में आप उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानते। रंजीत बोला, मैम उस लड़के ने जाते वक्त एक कार्ड दिया था और कहा था कि अगर हम लोग शिवांगी से बात करने का मन हो तो हम इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कहते हुए वो राखी को इशारा करता है। राखी कमरे में जाकर एक कार्ड लेकर आती है। कुणाल जल्दी से उस कार्ड को देखता है, देखते ही वो हैरान हो जाता है। बाकी दोस्त भी बारी बारी उस कार्ड को देखते हुए एक दूसरे का मुंह देख रहे थे।
अस्मिता जी उन लोगों को देखते हुए, क्या हुआ, क्या तुम लोग इसे जानते हो? पांचों हाँ में सिर हिला देते हैं। अनिकेत बोला, आंटी ये हमारे कॉलेज में ही पढ़ता है। तभी अच्छंस नीचे आते हुए नीचे के कमरों की तलाशी शुरू कर देता है। वो बार बार शिवांगी का नाम लेकर चीख रहा था। अस्मिता जी अपने आंसू पोंछते हुए अनिकेत को उसे पकड़ कर लाने को कहती हैं। पांचों लड़के अच्छांश को खींच कर लाते हैं। अच्छांश छूटने की कोशिश करते हुए, छोड़ो मुझे शिवांगी को ढूंढना है, ज़रूर इन लोगों ने उसके साथ कुछ किया है। ये सुनते ही अस्मिता जी उसे कसकर एक थप्पड़ मारती हैं, जिससे वो थोड़ा सेंस में आता है। लेकिन सामने अस्मिता जी को देख वह उनका हाथ पकड़ते हुए, माँ मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इन लोगों को बोलो कि मेरी शिवांगी को लौटा दें, मैं उसे लेकर चला जाऊँगा। प्लीज़ माँ, आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा है, आज मेरी शिवांगी मुझे दे दीजिए माँ, मैं उसके बिना मर जाऊँगा। माँ मेरी शिवांगी ऐसी नहीं है, वो तो मुझसे दूर होने के नाम पर भी घबराने लगती है, पता नहीं उसका क्या हाल हो रहा होगा। अस्मिता जी उसे चुप कराते हुए वो कार्ड उसके हाथ में देते हैं। अच्छांश कार्ड को देखते हुए, माँ ये तो किसी विराज मल्होत्रा का है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और फिर से एक बार कार्ड को देखता है। कुणाल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, सही सोच रहा है, इसी के साथ शिवांगी गई है। अच्छांश बोला, तुम लोग पागल हो गए हो, मेरी शिवी इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी, तुम लोग जानते हो ना पहले दिन ही क्या हुआ था। अस्मिता जी बोली, ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहते हुए वो अपने मोबाइल पर उस कार्ड का लिखा नंबर डायल करती हैं। अच्छांश बोला, माँ आप ये क्या कर रही हैं, उस कुत्ते को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी अस्मिता जी कॉल स्पीकर पर कर देती हैं। सभी लोग मोबाइल की तरफ देखने लगते हैं। कॉल रिसीव होते ही उधर से आवाज़ आती है, हेलो। आवाज़ सुनते ही अच्छांश के साथ सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं। ये विराज की आवाज़ थी। विराज बोला, हेलो कौन बोल रहा है? उधर से कोई कुछ कहता उससे पहले ही विराज की तरफ से एक लड़की की आवाज़ आती है, कौन है डार्लिंग? ये आवाज़ सुनते ही अच्छांश सोफे पर धम से बैठ जाता है। ये आवाज़ शिवांगी की थी। विराज बोला, पता नहीं डार्लिंग, कोई बोल ही नहीं रहा। शिवांगी बोली, अरे छोड़ो ना, होगा कोई रॉन्ग नंबर, तुम मेरे पर ध्यान दो, हमारा रोमांस अधूरा छोड़ दिया, जानते हो ना मुझे अधूरी चीज़ें पसंद नहीं। विराज बोला, जानता हूँ जान, अच्छे से जानता हूँ, वैसे अधूरा तो बेचारे उस अच्छांश को छोड़ दिया। शिवांगी हंसते हुए, अरे वो था ही बेवकूफ़, वैसे भी तुम्हारे लिए उसको बहुत झेला है। विराज बोला, हाँ वो तो है, मुझे तो स्कूल टाइम से ही पता चल गया था कि वो तुम्हें पसंद करने लगा है, इसलिए तो तुम्हें ये सारा नाटक करने को कहा था। पता है ना, कॉलेज के पहले दिन भी जो भी हुआ वो हमने पहले से ही प्लान करके रखा था। शिवांगी बोली, लेकिन इतनी मेहनत का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो तो अपने परिवार में लौटा ही नहीं, ऊपर से तुम्हारे चक्कर में मैं प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए उस दिन मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने। विराज बोला, बस बस जान, मैं सब जानता हूँ और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, आखिर ये सब तुमने हमारे लिए ही तो किया है। अब तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, हम उस अच्छांश की प्रॉपर्टी के लिए कोई और रास्ता निकाल लेंगे। शिवांगी बोली, मैंने सब दिन गरीबी में गुजारी है, आगे मैं उस अच्छांश के साथ किराए के मकान में बिल्कुल नहीं रह सकती थी। मैंने सोचा था कि आज नहीं तो कल अपने घर लौट जाएगा, लेकिन वो तो अब अपना काम शुरू कर चुका है, लेकिन पता नहीं आगे कामयाब होगा या नहीं। उस दिन तो मेरे घर तक आ गया था, लेकिन कहने लगा कि अगले दिन अपनी माँ को लेकर आऊँगा, इसलिए मैं डर गई थी और तुम्हें बुला लिया। विराज बोला, जानता हूँ, चलो अब तुम ज़्यादा मत सोचो, इस हालत में ज़्यादा स्ट्रेस लेना अच्छी बात नहीं, तुम्हारी प्रेगनेंसी के अभी 2 महीने ही हुए हैं। कहते हुए वो उसे चूमने लगता है, जिसकी आवाज़ मोबाइल से इधर भी आ रही थी। अस्मिता जी जल्दी से कॉल कट कर देती हैं। सभी लड़के गुस्से से लाल हो रहे थे। अगर अभी शिवांगी सामने होती तो वे लोग उसे जान से मार देते। अस्मिता जी अच्छांश की तरफ देखते हुए, अभी भी तुम्हें कुछ कहना है? लेकिन अच्छांश तो अब कुछ कहने सुनने की हालत में ही नहीं था। शिवांगी की हर एक बात उसके दिल को चकनाचूर कर चुकी थी, उसके सारे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अनिकेत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए जैसे ही चलने को कहता है, अच्छांश वहीं सोफे पर लुढ़क जाता है। यह देखते ही अस्मिता जी जोर से चिल्ला पड़ती हैं। सभी दोस्त जल्दी से उसका गाल थपथपाते हुए
उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छांश के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। कुणाल और अनिकेत जल्दी से उसे उठाते हुए बाहर की तरफ दौड़ते हैं। अस्मिता जी, अनिस, मधुर और नितिन भी उसके पीछे आते हैं। जल्दी से मधुर ड्राइविंग संभालता है। अस्मिता जी अच्छांश का सर गोद में लिए हुए उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। बाकी दोस्त भी सीट के ऊपर नीचे बैठकर उसके हाथ और पैरों को रगड़ रहे थे, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। गाड़ी जयपुर के अस्पताल की तरफ दौड़ रही थी। आधे घंटे में ही वो लोग अस्पताल में थे। डॉक्टर ने जल्दी से इमरजेंसी में उसे भर्ती किया। बाहर अस्मिता जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। पांचों दोस्त किसी तरह खुद को संभाले अस्मिता जी को संभाल रहे थे। अंदर डॉक्टर जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट में लग गए थे, लेकिन हालत बिगड़ती जा रही थी। लगातार पल्स रेट गिरता जा रहा था, धड़कनें कम पड़ती जा रही थी। ऑक्सीजन मास्क लगाकर सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लगातार 2 घंटे बाद भी कोई असर ना होता देख डॉक्टर भी अब हार मानने लगे थे। अब उन लोगों के पास शॉक ट्रीटमेंट ही बचा था, लेकिन कुछ देर में वो ट्रीटमेंट भी फेल होने लगा। बाहर अस्मिता जी रोते हुए बेहोश हो गई थी, इसलिए उनको भी नींद का इंजेक्शन देकर बगल के वार्ड में सुला दिया गया। पांचों दोस्त कॉरिडोर में खड़े भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। मन ही मन उन्हें शिवांगी पर गुस्सा आ रहा था। उन्हें उससे नफरत हो रही थी। शाम ढलने लगी थी, उसी के साथ डॉक्टर की उम्मीद भी खत्म होने लगी थी। लेकिन अचानक से अच्छांश की धड़कनें नॉर्मल होने लगी। डॉक्टर फिर से इसका चेकअप करने लगे। कुछ ही देर में सब कुछ डॉक्टर के कंट्रोल में आ गया। जैसे ही वो लोग बाहर आए, पांचों दोस्त बोले, डॉक्टर सब ठीक है ना? डॉक्टर मुस्कुराते हुए सब ठीक है कहते हुए सारी बात बताते हैं। उन्होंने अच्छांश को नींद का इंजेक्शन दे दिया था। ऑक्सीजन मास्क अभी भी लगा हुआ था, लेकिन अब सारी चीज़ें नॉर्मल थी। आधी रात तक अस्मिता जी को भी होश आ गया। होश में आते ही वो फिर से रोने लगे। सभी दोस्त उन्हें लेकर अच्छांश के कमरे में आए। डॉक्टर अस्मिता जी को जानते थे, इसलिए अच्छांश को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट किया गया था। पांचों दोस्त अच्छांश को देख वहीं सोफे और फर्श पर बैठ गए। आज की ये काली रात बहुत भारी गुजर रही थी। अस्मिता जी रोते हुए, आखिर सारे दर्द मेरे बेटे के हिस्से में ही क्यों आता है? 15 साल का था तो बाप के साए से महरूम हो गया। उनके जाने के बाद घर वाले की नज़रें भी इस तरह पलटी जिसकी उम्मीद नहीं थी। मेरा बेटा फैक्ट्री में काम करने लगा। उसके हाथों में छाले देख मुझे कितनी तकलीफ़ होती थी, लेकिन फिर भी मैंने भगवान से कभी शिकायत नहीं की। लेकिन आज मैं उनसे बहुत नाराज़ हूँ। वो लड़की कभी सुखी नहीं रहेगी। मेरी बेटे को मौत के मुँह में ढकेल कर वो खुशियाँ मना रही है। भगवान उसे कभी खुश नहीं रखेगा। ये एक माँ की बद्दुआ है। मेरा बेटा जिस तरह तड़प रहा है वो भी उसी तरह तड़पेगी। सारे दोस्त भी मन ही मन शिवांगी को गालियां दे रहे थे। जैसे तैसे आज की रात कटती है। सुबह के 5 बजे अच्छांश को होश आता है। कुछ ही देर उसे सारी चीज़ समझने में लग जाती है, लेकिन जैसे ही उसे फिर से सारी बातें याद आती है, वो ऑक्सीजन मास्क निकाल कर फेंकते हुए हाथों में लगी ड्रिप निकाल कर हटा देता है, जिससे सभी दोस्तों की आंखें खुल जाती है। वो लोग दौड़कर उसे पकड़ते हैं। अनीस जल्दी से बाहर जाकर नर्स को सारी बात बताते हुए डॉक्टर को इन्फॉर्म करने को कहता है। अच्छांश चिल्लाते हुए, छोड़ो मुझे शिवांगी के पास जाना है। उसे प्रॉपर्टी चाहिए ना, मैं सब दूंगा। मैं हवेली जाऊंगा और अपना हक लेकर आऊँगा। वो सब मैं शिवांगी को दे दूंगा। अस्मिता जी ये सुनकर गुस्से में उसे 2 थप्पड़ मारते हुए, पागल हो गया है तू? सेल्फ रिस्पेक्ट है भी या नहीं? उस घटिया लड़की के लिए तू अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। याद है ना, तूने वो सारी चीज़ें इतनी आसानी से छोड़ दी और वर्कर का काम करने लगा। आज वो लड़की इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि तू उसके लिए खुद को इतना नीचे गिराएगा? अच्छांश अस्मिता जी से लिपटते हुए, माँ जितना मारना है मार लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस आप शिवांगी को ला दीजिए। माँ मैं नहीं जी सकता उसके बिना। अस्मिता जी बोली, ठीक है तो जा। आज वो लड़की तेरे लिए सबसे बढ़कर हो गई। पहले तेरे पापा मुझे बीच सफ़र में छोड़कर चले गए, अब तू भी जा। मेरा क्या है, मैं जीऊँ या मरूँ, तू जा उस लड़की के पास। अच्छांश बोला, माँ प्लीज़ ऐसा मत कहिए। आप भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, लेकिन मैं अपनी शिवांगी को जानता हूँ। ज़रूर वो किसी मुसीबत में है। मेरा मन कल ही बहुत घबरा रहा था। माँ हम एक दिन ही तो लेट पहुँचे,
इसकी इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकती। अस्मिता जी रोते हुए, बेटा सारी सच्चाई तुम्हारी आंखों के सामने है, खुद को संभाल मेरा बच्चा, मेरा तो तू ही सहारा है, तू ही ऐसे करेगा तो अब मेरे जीने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अच्छांश बोला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ माँ, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ ना ही मैं अच्छा बेटा बन पाया, ना ही अच्छा पति, सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं, क्यों माँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ? कहते हुए वो फूट फूट कर रो रहा था। अस्मिता जी उसे अपने गले से लगाए शांत करने की कोशिश कर रही थी। पांचों दोस्त भी उसकी हालत देख दोनों को गले लगा लेते हैं। किसी के पास कोई शब्द नहीं था, बस एक दूसरे के साथ होने का एहसास करके इस जख्म को भरने की कोशिश कर रहे थे। तभी डॉक्टर अंदर आते हैं। उन्हें देख सभी एक साइड हो जाते हैं। डॉक्टर अच्छांश का चेकअप करते हुए बताते हैं कि वो फिजिकल ठीक है, लेकिन अब ऐसा सदमा उसके लिए घातक हो सकता है। इस तरह से उसके बॉडी ऑर्गन्स का पूरी तरह से शिथिल हो जाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अनिकेत बोला, डॉक्टर क्या हम इसे घर लेकर जा सकते हैं? डॉक्टर बोले, बिल्कुल, बस इन्हें स्ट्रेस से दूर रखें और 2-4 दिन अभी रेस्ट कीजिए। थोड़ी देर में सब अच्छांश को डिस्चार्ज करके घर लेकर आते हैं। घर आते ही अच्छांश अपने कमरे में आराम करने आ जाता है। बेड पर लेटते ही शिवांगी के साथ बिताए सारे लम्हे फिर से याद आने लगते हैं। उसी के साथ धीरे धीरे फिर से कल की बातें उसके कानों में गूंजने लगती है। वो जोर से चीखते हुए अपने कानों पर हाथ रख लेता है। सभी उसकी चीख सुनकर जल्दी से कमरे में आते हैं। अच्छांश अपने कानों पर हाथ रख फर्श पर बैठा चुप हो जाओ कहकर चिल्ला रहा था। सभी उसे पकड़कर शांत करते हैं। अस्मिता जी उसे बेड पर अपने गोद में सर रखकर सुला लेती हैं। अच्छांश रोते हुए धीरे धीरे गहरी नींद में सो जाता है। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो अच्छांश को कैसे संभाले। अनिकेत डॉक्टर को फ़ोन करके सारी बात बताता है। डॉक्टर बताते हैं कि वो धीरे धीरे नॉर्मल होंगे, तब तक के लिए उन्हें ज़्यादा सुलाने की कोशिश करें, इसलिए वो नींद का इंजेक्शन बता देते हैं। अनीस जल्दी से मेडिकल शॉप पर जाकर 4-5 इंजेक्शन लेकर आ जाता है। डॉक्टर आकर एक इंजेक्शन लगाकर चले जाते हैं। बाहर सभी उदास होकर बैठे थे। अस्मिता जी बोली, बेटा तुम लोग भी अपने घर जाओ, कल से ही घर नहीं गए हो, वो लोग भी परेशान हो रहे होंगे। अनिकेत बोला, मैं यहाँ पर हूँ, तुम लोग एक बार घर चले जाओ, सभी को ये बात ठीक लगती है। अनिकेत को छोड़ सब अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अनिकेत किचन में जाकर रोटी सब्जी बनाता है। अस्मिता जी तो इस वक्त अपने बेटे की हालत देख अंदर ही अंदर टूट रही थी। पति को खोने के बाद अच्छांश ही उनके जीने की वजह था और आज उसको इतना दर्द में देख वो बहुत लाचार महसूस कर रही थी। वो फ़ोन करके राघवेंद्र सिंह को सारी बात बताती हैं। कुछ ही देर में राघवेंद्र सिंह आकर उन्हें दिलासा देकर चले जाते हैं। अनिकेत ज़बरदस्ती अस्मिता जी को थोड़ा खिलाता है। अस्मिता जी भी उसे खिलाती हैं। आगे अच्छांश को संभालने के लिए इन दोनों का मजबूत होना ज़रूरी था। अनिकेत अस्मिता जी को थोड़ा आराम करने को कह खुद अच्छांश के पास आ जाता है। अनिकेत मन ही मन, कभी सोचा नहीं था शिवांगी कि तुम ऐसी निकलोगी। मेरे दोस्त के दिल को तोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। भले अच्छांश तुम्हें माफ़ कर दे, लेकिन मैं कभी नहीं माफ़ करूँगा। धीरे धीरे इसी तरह 2 दिन निकल चुके थे। अच्छांश जब भी उठता शिवांगी को ढूंढने जाने लगता। पांचों दोस्त और अस्मिता जी उसे समझा समझा कर शांत करते। ज़्यादा पैनिक होने पर फिर से उसे नींद का इंजेक्शन दे देते। आज सुबह जब अच्छांश की नींद खुली तो वो चुपचाप छत को घूर रहा था। पास में ही कुणाल सोया हुआ था। अनिकेत और बाकी दोस्त रात में घर चले गए थे। अच्छांश आज कोई भी शोर नहीं करता। कुछ देर बाद उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। शायद अब उसका दिमाग इस सच को एक्सेप्ट करने लगा था कि शिवांगी उसे छोड़कर जा चुकी है। वॉशरूम में शावर के नीचे बैठ अपने मुंह पर हाथ रख के जाने कितनी देर तक फूट फूट कर रोता रहा। तभी कुणाल की नींद टूटती है। अच्छांश को ना देख वो घबरा जाता है, लेकिन फिर बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुन थोड़ा रिलैक्स होते हुए दरवाजे पर से आवाज़ देता है। अच्छांश खुद को संभालते हुए, मैं ठीक हूँ, आ रहा हूँ थोड़ी देर बाद। अच्छांश बाहर आकर रेडी होता है। कुणाल उसे ध्यान से देख रहा था। अच्छांश उसे इस तरह देखता देख, क्या घूर रहा है, जा जल्दी से तैयार हो, नाश्ता करके हमें काम पर भी निकलना है।
कुणाल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, तू ठीक तो है ना? अच्छांश बोला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कहते हुए कमरे से बाहर आता है। अस्मिता जी किचन में जा रही थी। अच्छांश उन्हें रोक कर आज खुद सारा नाश्ता बनाता है। अस्मिता जी अच्छांश को इस तरह देख पहले तो थोड़ा डर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वो रिलैक्स हो गई। कुणाल भी फ्रेश होकर बाहर आ गया। नाश्ता करने के बाद अच्छांश बोला, माँ मैं कंपनी के लिए निकल रहा हूँ, आप परेशान मत होइएगा। अस्मिता जी उसके सर को चूमते हुए, अपना ध्यान रखना। उसके बाद अच्छांश कुणाल के साथ कंपनी के लिए निकल जाता है। रास्ते भर भी वो गाड़ी में चुपचाप ही बैठा था। कुणाल भी उसके चेहरे को देखते हुए अंदर क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सारे दोस्तों को मैसेज करके कंपनी आने को कह दिया। अच्छांश कंपनी पहुंचते ही सबसे पहले अपनी गाड़ी को लेकर एक कोने में खड़ा कर उसे पूरी तरह से कवर कर देता है। कुणाल उसे ऐसे देख, ये क्या कर रहा है, फिर घर किस चीज़ से जाएगा? अच्छांश बोला, दूसरी गाड़ी ले लूँगा, आज के बाद इस गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। कुणाल भी अब कुछ नहीं कह पाता। अच्छांश पूरी मेहनत से अपने काम में जुट जाता है। सभी दोस्त भी पहुंच गए थे। अच्छांश को इस तरह काम करता देख सभी की आंखों में नमी आ जाती है। दोपहर को लंच के वक्त अनिकेत बोला, यार चल पहले कुछ खा लेते हैं फिर काम करेंगे। अच्छांश बोला, तुम लोग जाकर खा लो, मुझे अभी भूख नहीं है। सभी दोस्त उसे कितना समझाते हैं, लेकिन वो गुस्सा करने लगता है, जिस वजह से सब उसे छोड़ देते हैं। रात को भी सारे दोस्त उसे घर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन अच्छांश मना करते हुए उन लोगों को जाने को कहता है। कुणाल गुस्से से चिल्लाते हुए, तेरे मन में चल क्या रहा है, तू करना क्या चाहता है, एक बार हम लोगों को बता तो सही। अच्छांश बोला, कुछ नहीं, तुम लोग जाओ। अनिकेत बोला, जब तक तू बताएगा नहीं हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, घर पर आंटी जी अकेली हैं, रहने दो उन्हें अकेला, जब उन्हें कुछ हो जाएगा तब तेरे मन को शांति मिलेगी। ये सुनते ही अच्छांश उन लोगों की तरफ देखने लगता है। सारे दोस्त गुस्से से उसकी तरफ से नज़रें फेर लेते हैं। अच्छांश की आंखों में नमी आने लगती है, जिन्हें रोकने के लिए वो अपनी पूरी कोशिश करता है। तभी अनिकेत आगे बढ़कर उसे गले से लगाकर, क्यों तकलीफ दे रहा है खुद को इतना, भूल जाना उसे यार, एक बुरा सपना समझकर अपनी माँ को देख, हम लोगों को देख, क्या ये काफ़ी नहीं है कि हम लोग आज भी एक दूसरे के साथ हैं? अच्छांश बोला, कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा है, मुझे अब किसी तरह बहुत सारे पैसे कमाने हैं। अब दिन रात मैं ये कर दूंगा, इतनी सारी दौलत कमाऊंगा कि सारी दुनिया देखेगी। सारे दोस्त एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुछ देर बाद अच्छांश बोला, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सारे दोस्त गुस्सा होते हुए, फिर से तेरा चालू हो गया? अच्छांश बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे कुछ ज़रूरी काम है, 1 घंटे में आता हूँ, क्या तू अपनी बाइक की चाबी दे सकता है? अनिकेत चाबी देते हुए, जल्दी आना, नहीं तो आज के बाद कहीं भी अकेले जाना भूल जाएगा। अच्छांश हाँ में सर हिलाते हुए बाइक लेकर निकल जाता है। नितिन बोला, अनिकेत तूने उसे जाने क्यों दिया, अभी जानता है ना उसके दिमाग की हालत सही नहीं है। अनिकेत बोला, उसे जो दर्द मिला है उसने उसे खुद निकलना होगा, जब तक उसे अपने दिल को तसल्ली नहीं मिल जाएगी हमारे समझाने का कोई असर नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ गया है। मधुर बोला, वाट, कहाँ गया है? अनिकेत बोला, शिवांगी को ढूंढने। ये सुनते ही सारे दोस्त हैरान होकर चिल्लाते हुए, तू पागल हो गया है, जब तू उसे जानता है कि वो क्या करने गया है फिर भी इतना रिलैक्स है? अनिकेत बोला, पहले पूरी बात सुनो, जब तक उसे खुद विश्वास नहीं होगा कि अब शिवांगी उसे छोड़कर जा चुकी है, किसी के कहने का कोई असर नहीं होगा। इसलिए वो शायद अब विराज के घर गया है। अगर अपनी आंखों से सब कुछ देख लेगा तो शायद सच्चाई को जल्दी एक्सेप्ट करेगा। इसलिए परेशान मत हो, चलो घर जाओ। कुणाल और अनिकेत अस्मिता जी के पास आ जाते हैं। बाकी दोस्त अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सबको अच्छांश की फिक्र हो रही थी, इसलिए वे लोग अनिकेत को अच्छांश के आने पर बता देने को कहते हैं। इधर अच्छांश बाइक दौड़ाते हुए विराज के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पहुंचता है। दरवाजे पर वॉचमैन को अच्छांश उसे अपना नाम बताते हुए एक बार विराज से मिलने को कहता है। वॉचमैन बोला, लेकिन छोटे साहब तो 4-5 दिन से घर नहीं आए हैं। ये सुनते ही अच्छांश को झटका लगता है, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो उसके मम्मी पापा से मिलने की बात करता है।
वॉचमैन घर के अंदर जाकर इन्फॉर्म करता है। थोड़ी देर बाद अच्छांश अंदर आता है तो हाल में ही उसके मम्मी पापा खड़े थे। अच्छांश उन्हें नमस्ते करते हुए, आंटी मैं विराज से मिलना चाहता हूँ। वो औरत जो विराज की माँ थी, लेकिन बेटा विराज तो यहाँ है ही नहीं। अचानक 4 दिन पहले एक लड़की को लेकर आया और बोला कि उसने शादी कर ली है। हम लोगों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन कर क्या सकते थे। विराज के पापा बोले वे लोग हनीमून पर उसी दिन निकल गए। अच्छांश अपनी मुट्ठियां भींचते हुए, कहाँ गए हैं वे। विराज के पापा बोले लंदन के लिए निकला है, लेकिन पता नहीं जब से गया है फ़ोन नहीं किया, इसलिए हम लोग भी थोड़ा परेशान हैं। अच्छांश थके कदमों से उनके घर के बाहर आता है। आंखें बंद करते हुए फिर से कुछ आंसू गालों पर फिसल जाते हैं। कुछ देर वहीं सड़क पर एक तरफ बैठते हुए खुद को शांत करता है। दिल में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा था, लेकिन उसका इलाज नहीं था। वो आसमान की तरफ देखते हुए सूनी आंखों से कुछ देर घूरता रहता है। उसके बाद फिर से बाइक लेकर घर आ जाता है। दिन गुजरते जा रहे थे। अच्छांश ने पूरी तरह खुद को काम में डुबा लिया था, लेकिन शिवांगी को कभी भूल नहीं पाया। वो उसके वजूद में घुल चुकी थी। धीरे धीरे कुछ दिनों तक उसने विराज के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। पता नहीं ज़मीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। जैसे तैसे समय गुजरे। बीते 1 साल में ही अच्छांश की कंपनी इंडिया में टॉप 10 के अंदर आ गई थी। उसने कितनी सारी गाड़ियों का मॉडल उतार दिया था। अब उसने सारी ज़मीन अपनी माँ के नाम से रजिस्ट्री करा ली। उसी के साथ धीरे धीरे उस पर बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो गया था। सारे दोस्तों का कर्ज तो वो कभी चुका नहीं सकता था, लेकिन अपने आगे बढ़ने में वो उन लोगों को कभी पीछे नहीं छोड़ा। सबको साथ लेकर आगे बढ़ा। इसी बीच कुणाल अनिका से और मधुर का गुंजन से शादी हो जाता है। उन दोनों की शादी के लगभग 6 महीने बाद ही अनीस और नितिन की शादी भी हो जाती है। अनिकेत के मम्मी पापा भी उसके ऊपर शादी का दबाव डाल रहे थे, लेकिन अब उसे लड़कियों से नफरत सी हो गई थी, इसलिए उसने पूरी तरह से शादी से इनकार ही कर दिया। अच्छांश ने अपना एक बंगलो ले लिया था जिसमें अस्मिता जी रहती थी। अच्छांश जैसे ही 25 साल का हुआ, उसके पास उसके पापा के वकील आए और उसे कुछ पेपर दिया। अच्छांश जैसे ही उस पेपर को खोल कर पढ़ा, वो हैरान हो गया। अस्मिता जी भी उसके हाथ से पेपर लेकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी, उनके चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। दरअसल उस पेपर में पहले ही अभिमान सिंह ने ये वसीयत बनाई थी कि 25 साल के होने पर उनकी टेक्सटाइल कंपनी का ऑनर अच्छांश हो जाएगा, और उसी के साथ 50% शेयर भी अच्छांश के नाम कर दिए थे। अच्छांश ने उसी वक्त लीगल एक्शन लिया और अपने दोनों चाचा को उनकी औकात दिखाई। अब हवेली का मालिक भी अच्छांश था, क्योंकि राघवेंद्र के माता पिता यानी अभिमान सिंह के दादा दादी ने उस हवेली के साथ बहुत सारी प्रॉपर्टी अभिमान के नाम लिखे थे। वो सभी अब अच्छांश के नाम ट्रांसफ़र हो गई। वो तो गुस्से में अपने दोनों चाचा और चाची को कंपनी और घर से निकाल फेंकना चाहता था, लेकिन राघवेंद्र जी और अस्मिता जी ने उसे समझाकर शांत किया कि उन लोगों ने जो किया, अगर वही हम लोग भी करेंगे तो क्या फ़र्क रह जाएगा। दोनों चाचा भी अच्छांश का पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। अच्छांश ने तो उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अब वे लोग कंपनी में एक एम्प्लॉय की तरह थे जिन पर अच्छांश की पूरी नज़र थी। उसकी अपनी मोटर कंपनी तो आगे बढ़ ही रही थी, उसके साथ ही अब वो हर महीना दिन में उस कंपनी में भी आकर सारी चीज़ों को देख रेख करता। उसने इंटरव्यू लेकर कुछ विश्वसनीय एम्प्लॉय की पोस्टिंग की। राघवेंद्र सिंह के बहुत कहने पर अब वे लोग हवेली में आकर रहने लगे थे। इसी बीच एक दिन राघवेंद्र सिंह ने फिर से अच्छांश के शादी की बात की। अब तक शिवांगी को गए 3 साल से ऊपर हो चुके थे। अच्छांश गुस्से से चिल्लाते हुए कभी भी शादी ना करने को कह घर से चला गया। उसके बाद राघवेंद्र सिंह अस्मिता जी को समझाने लगे। अस्मिता जी को भी अपने बेटे की चिंता हो रही थी। इसी समय राघवेंद्र जी ने अपने गुरु महाराज को बुला लिया, जिनकी बात वो बहुत मानते थे। गुरु महाराज ने बताया कि अच्छांश के ऊपर 25 से 27 वर्ष का उम्र बहुत ही खतरे भरा है। उसका मृत्यु दोष अभी तक टला नहीं है। ये सुनकर अस्मिता जी घबरा गईं। वो रोते हुए उसका उपाय पूछने लगे। तब गुरु महाराज ने बताया कि अच्छांश के जीवन की रक्षा उसके अंश द्वारा ही होगी। उसके बाद वो वहाँ से चले गए।
अस्मिता जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राघवेंद्र सिंह ने बताया कि आज भी सिसोदिया के घर से वे लोग रिश्ते की बात करते हैं। संध्या ने अभी तक शादी नहीं की है। वो अच्छांश से बहुत प्यार करती है। उसने बिना शादी के ही अपना पूरा जीवन अच्छांश के नाम कर दिया है। ये सुनकर अस्मिता जी को भी थोड़ा आश्चर्य होता है। राघवेंद्र सिंह उन्हें अच्छांश के जीवन का वास्ता देकर उसकी शादी करने के लिए तैयार कर लेते हैं। अस्मिता जी को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को देखा था। आज भी वो शिवांगी को नहीं भूला था। तब राघवेंद्र सिंह बताते हैं, जब तक कोई और उसकी ज़िंदगी में नहीं आएगी वो इसी तरह घुटता रहेगा। संध्या उससे बहुत प्यार करती है और उसके प्यार से वो एक दिन ज़रूर मान जाएगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों एक साथ रहें। इस तरह प्लानिंग करते हुए वो अस्मिता जी को पूरी तरह अपने शीशे में उतार लेते हैं और अंत में अस्मिता जी भी उनका साथ देने को मान जाती हैं। इधर अच्छांश एक दिन काम करते हुए अचानक से बेहोश हो जाता है। उस वक्त मधुर और अनीश कुछ कच्चे माल के लिए दूसरे शहर गए थे। कुणाल को अनिका का फ़ोन आ गया था, क्योंकि वो बेहोश हो गई थी, इसलिए वो भी घर चला गया था। नितिन भी आज किसी वजह से ऑफिस नहीं आया था। अनिकेत अकेले अच्छांश को लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहाँ डॉक्टर जल्दी से अच्छांश का इलाज करते हैं। लगभग 1 घंटे बाद अच्छांश को होश आ जाता है। डॉक्टर उसका कुछ टेस्ट करने को कहते हैं। अच्छांश ब्लड देकर अनिकेत के साथ घर आ जाता है। वो अनिकेत को मना कर देता है कि इस बारे में किसी को ना बताए, सभी परेशान हो जाएंगे। अनिकेत भी सोचता है कि शायद ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से अच्छांश बेहोश हो गया होगा, इसलिए वो भी किसी को ये बात नहीं बताता। टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन बाद आती है, जिसमें डॉक्टर बताते हैं कि अच्छांश के ब्लड में कैंसर के लक्षण मिले हैं। ये सुन के ही अनिकेत के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन अच्छांश चुपचाप शांत बैठा रहता है। अनिकेत घबराते हुए, डॉक्टर इसका इलाज तो होगा ना? डॉक्टर बोले बिल्कुल है, वैसे भी अभी उनके ब्लड में ये बहुत ही कम मात्रा में है, दवाइयों द्वारा ठीक हो सकता है। बस ये रेगुलर टाइम पर दवा लें और हमारी सलाह मानें। अनिकेत बोला, डॉक्टर आप इलाज शुरू कर दीजिए, मैं इसकी सारी दवाइयों का ध्यान रखूँगा। डॉक्टर बोले ठीक है, आप लोग 2 दिन बाद आएँ। तब तक एक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने आज तक जो भी इलाज किया है सफल हुआ है। अनिकेत अच्छांश को लेकर बाहर आता है। दोनों ऑफिस आ जाते हैं। अनिकेत अच्छांश को इतना शांत देख उससे पूछता है कि क्या उसे डर नहीं लग रहा है। अच्छांश मुस्कुराते हुए, मुझे लगा था वो भगवान बिल्कुल पत्थर का है, लेकिन नहीं, वो कोई कोई बात सुन लेता है। शायद उसने भी अब की बार मेरी बात सुन ली है। अनिकेत गुस्से से चिल्लाते हुए, आइंदा से ऐसी बकवास की ना तो पूरा दांत तोड़ दूंगा। मैं अभी जाकर घर पर आंटी जी को बताता हूँ, फिर देखता हूँ कि तू क्या करता है। अच्छांश जल्दी से अनिकेत को रोकते हुए, नहीं, माँ को तू कुछ नहीं बताएगा, तुझे मेरी कसम। अनिकेत चिल्लाते हुए, ठीक है तो तुझे भी मेरी कसम की तूने इलाज करवाने में कोई भी आनाकानी की तो ये तेरे लिए ठीक नहीं होगा। अच्छांश सब कुछ नहीं कर पाता। 2 दिन बाद ही अनिकेत अच्छांश को लेकर उस डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर फिर से सारी रिपोर्ट देखकर बताते हैं कि इसका इलाज संभव है, अगर दवा से नहीं तो ऑपरेशन द्वारा, लेकिन ऑपरेशन के लिए उन्हें बोन मैरो चाहिए था। अभी इस बात को 1 महीने बीते थे कि अच्छांश के दादाजी ने ये शादी वाला स्यापा कर दिया। प्रेजेंट टाइम। अच्छांश स्टडी रूम में सोफे पर लेटे हुए इन सारी बातों को सोचते हुए फिर से शिवांगी को याद करने लगता है। अच्छांश खुद से, बीबी अब तो कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में जाने से पहले एक बार आपको देखने को जी चाहता है। देखना चाहता हूँ कि मुझे छोड़कर आप कितनी खुश हैं, शायद तब सुकून से मर पाऊँ। अगली सुबह अच्छांश अपने कमरे में आकर अपने कपड़े और सारी ज़रूरी चीज़ लेकर दूसरे रूम में शिफ्ट करता है। संध्या ये देखकर जल्दी से उसके पास आते हुए, देखिए ऐसा मत कीजिए, बाहर सभी क्या सोचेंगे। अच्छांश उसकी बातों को इग्नोर करते हुए चुपचाप अलमारी से अपने सारे कपड़े निकाल रहा था। संध्या जल्दी से अलमारी बंद कर उसके सामने खड़े होते हुए, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अब अच्छांश का गुस्सा बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए, तुम्हें एक बार में कोई बात समझ नहीं आ रही? मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। नहीं मानता मैं इस शादी को, और आज कान खोलकर सुन लो, जिस हक की बात कर रही हो ना, वो हक ना तुम्हारा कभी था ना ही कभी होगा।
जितना जल्दी इस सच को एक्सेप्ट करोगी, अपने सपनों से जल्दी बाहर आओगी, दर्द कम होगा। संध्या रोते हुए बोली, ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ, लेकिन आप इस कमरे से कहीं नहीं जाइए। आप मुझे पत्नी नहीं मानते हैं ना, सही, लेकिन हम दोस्त बनकर तो रह सकते हैं। अच्छांश बोला, नहीं, मुझे तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना, दोस्ती का भी रिश्ता नहीं। वैसे भी मैंने अभी तक किसी लड़की को दोस्त नहीं बनाया, मुझे घुटन होती है। संध्या बोली, क्यों? लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते? जिस तरह आप लड़कों से दोस्ती रख सकते हैं, लड़कियों से रखने में क्या प्रॉब्लम है? आप इतने पढ़े लिखे होकर ऐसी सोच रखते हैं? अच्छांश बोला, हाँ, मैं ऐसी ही सोच रखता हूँ। एक लड़का लड़की की दोस्ती में और एक समान दोस्ती में बहुत बारीकी सा फ़र्क होता है, जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अगर हम लड़के हैं तो हम अपने लड़के दोस्त के सामने कपड़े बदल सकते हैं, लेकिन वही हमारे सामने अपोजिट दोस्त है तो हम ये कभी नहीं कर सकते। ये फ़र्क होता है, लेकिन तुम्हें समझाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मेरा रास्ता छोड़ो और आइंदा से जितना हो सके दूर रहना। दोस्ती का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे आसपास होने से अजीब सी फीलिंग होती है और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर किसी दिन गुस्से में मेरा कंट्रोल नहीं रहा तो तुम शायद ज़िंदा भी ना बच पाओ। उसके बाद अच्छांश उस कमरे से निकल जाता है। पीछे संध्या गुस्से से अपना पैर पटकते हुए, आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या किया है कि उसके जाने के 4 साल बाद भी उसका नशा इनके ऊपर से उतरता नहीं। लेकिन मैं भी संध्या हूँ। कब तक मुझसे भागोगे अच्छांश? अब तुम्हारी माँ ही तुम्हें मेरे पास लेकर आएगी, कहते हुए मुस्कुरा देती है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट किसी खतरे का अंदेशा थी। अच्छांश दूसरे कमरे में आकर तैयार होकर अपनी कंपनी के लिए निकल जाता है। संध्या रोते हुए अस्मिता जी को सारी कहानी सुनाती है। अस्मिता जी उसे सांत्वना देते हुए, मैंने तो पहले ही कहा था बेटा, ये सब इतना आसान नहीं होने वाला, फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगी। तुम भी थोड़ा सा वक्त दो, इस तरह ज़्यादा ज़बरदस्ती करने से ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे पास आने की जगह और ज़्यादा दूर भागने लगे। संध्या हाँ में सिर हिला देती है। अच्छांश उस दिन से घर पर बहुत कम ही दिखता, ज़्यादातर उसका समय कंपनी में ही गुजर रहा था। इस वक्त उसे एक क्लाइंट का फ़ोन आया जिसे उसने 2 गाड़ियाँ सेल की थी। उसकी क्लाइंट से उसकी दोस्ती का रिश्ता हो गया था। वो बताता है कि अगले महीने उसके बेटे का जन्मदिन है, जिसमें उसे पूरे परिवार सहित आना है। अच्छांश आने को कहकर कॉल रख देता है। ऐसे ही लगभग 15 दिन बीत जाते हैं। संध्या अब मन ही मन फ्रस्ट्रेट हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे कि अच्छांश उसके पास आए। अच्छांश आधी रात तक घर आता है और सुबह कंपनी निकल जाता था। किसी किसी दिन तो रात में आता भी नहीं था। आज संध्या ने सोच लिया कि चाहे वो जितनी रात को आए, वो उससे बात करके रहेगी। इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। इधर देहरादून में शिवांगी अपने ऑफिस में बैठे काम कर रही थी। गरिमा, विवान और जतिन जी मुंबई 2 दिन में अपना काम खत्म करके आ गए थे। वो लोग सारी डिटेल शिवांगी के सामने बता चुके थे और शिवांगी सबके साथ अपने काम को फिनिश कर रही थी। उसे अगले हफ्ते मुंबई जाना था। उद्भव सिंह और शिवाच भी उसके साथ जाने वाले थे। तीनों ने सोचा था कि 2 दिन मुंबई घूमकर फिर देहरादून आ जाएंगे। इधर अच्छांश जैसे ही 1 बजे रात को घर आया, संध्या हाल में ही सोफे पर बैठे हुए सो गई थी। अच्छांश उसे इग्नोर करते हुए अपने कमरे में आ जाता है, फिर फ्रेश होकर बेड पर लेट जाता है। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में सो रहा था। इधर संज्ञा की आंख सुबह के 4 बजे खुलती है। चारों तरफ देखते हुए वो मोबाइल उठाकर देखती है तो उसे खुद पर ही गुस्सा आता है, लेकिन आज वो भी कुछ सोच चुकी थी। वो चुपके से अच्छांश के कमरे में आती है। अच्छांश गहरी नींद में सोया हुआ था। संध्या उसे बहुत दूर तक घूरते हुए दरवाज़ा बंद कर बेड पर चढ़ जाती है। वो खुद से ही, आज देखती हूँ कैसे बचते हो तुम मुझसे, कहते हुए अच्छांश के पास सो जाती है। अच्छांश के चेहरे को देखते हुए मुस्कुराकर, इतना हैंडसम चेहरा, इतनी परफेक्ट बॉडी, कोई कैसे तुमसे दूर रह पाए? अच्छांश को देखते हुए फिर से उसे नींद आने लगती है, लेकिन अच्छांश अब कसमसा रहा था। उसे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। जल्दी ही उसकी आंखें खुल जाती है, तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास सो रहा है। जैसे ही वहाँ बगल में देखता है, संध्या को देख उसका पारा हाई हो जाता है। वो जल्दी से उसे बिछावन पर से नीचे धक्का दे देता है।
जिससे संध्या फर्श पर गिर जाती है। उसके कमर में जोर से चोट आई थी जिससे वो चिल्लाने लगती है, लेकिन अच्छांश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बेड पर से उठते हुए, आखिर तुमने अपनी औकात दिखा ही दी, लेकिन तुम भूल गई कि तुम्हारे सामने कोई ऐरा गैरा मर्द नहीं, अच्छांश सिंह सूर्यवंशी है। तुम जैसे गिरी हुई औरतों को मैं अपने पैरों की धूल भी नहीं समझता। सुबह सुबह इतना चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लगभग सभी की नींद टूटने लगी थी। संध्या बोली, मैंने क्या गलत कर दिया? एक पत्नी का हक होता है कि वो पति के पास आए। अच्छांश गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए, बहुत पति पत्नी का राग अलाप रही हो, आज मैं इस चीज़ को ख़त्म ही कर देता हूँ। कहते हुए वो अपना मोबाइल उठाकर वकील को फ़ोन करते हुए जल्दी से डिवोर्स पेपर रेडी करने को कहता है। ये सुनते ही संध्या के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तब तक दरवाजे तक सभी लोग आ गए थे। संध्या जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोल अस्मिता जी के गले लगकर रोने लगती है। अस्मिता जी कुछ देर हैरान हो जाती हैं, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल कर उसे चुप कराकर सारी बातें पूछती हैं। संध्या रोते हुए, मासा ये मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं, इन्होंने डिवोर्स पेपर रेडी करवाने को कहा है। ये सुनते ही राघवेंद्र सिंह गुस्से से, अच्छांश साहब की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। अच्छांश उनकी बातों को इग्नोर करते हुए चुपचाप वॉशरूम में चला जाता है। इस वक्त गुस्से से उसका दिमाग फट रहा था। वो जल्दी जल्दी अपनी पूरे बॉडी को रगड़ते हुए नहाने लगता है। राघवेंद्र सिंह, अस्मिता बहू, अब आप ही कुछ कर सकती हैं, चाहे जैसे भी हो, अच्छांश को रोकिए, नहीं तो गजब हो जाएगा। अस्मिता जी बोली, मैं क्या करूं बाबा साहब, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। संध्या बोली, माँ साहब मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर इन्होंने मुझे डाइवोर्स दे दिया तो मैं मर जाऊँगी। अब आप ही इन्हें किसी तरह से रोक सकती हैं। माँ साहब आप इन्हें अपनी कसम देकर रोक लीजिए। राघवेंद्र सिंह बोले, हाँ अस्मिता बहू, संध्या सही कह रही है, अब आपको ही कुछ करना है। अस्मिता जी संध्या को इस तरह रोते देख, अच्छा ठीक है, पहले आप चुप हो जाइए, मैं उनसे बात करके देखती हूँ। अभी आप लोग बाहर जाइए, नहीं तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। उन लोगों के जाने के बाद अस्मिता जी वहीं बेड पर बैठे अच्छांश के आने का वेट करने लगती हैं। वो खुद से ही बोली, मैं क्या करूं? कुछ ही देर में अच्छांश बाहर आता है। अस्मिता जी को देख, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाकर आप आराम कीजिए। अस्मिता जी बोली, क्या आराम करूं? आज आपकी वजह से मुझे खुद पर शर्म आ रही है। मेरी परवरिश का आज आपने ऐसा इनाम दिया है जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। एक लड़की के लिए आप अपना फ़र्ज़ भी भूल गए। क्या उस लड़की के सामने आपकी माँ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? मैं कुछ भी आपकी ज़िंदगी में मैटर नहीं करती। अच्छांश बोला, माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप तो मेरी पूरी दुनिया हो, आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अस्मिता जी बोली, माँ बाप को अपने बच्चे की जान नहीं, उनकी खुशी चाहिए होती है, लेकिन आप तो जैसे केवल उस लड़की के यादों में ही कैद होकर रह गए हैं। अच्छांश बोला, माँ मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी सारी बातें भी मानता हूँ, बस एक चीज़ ही तो मांगी है और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा है शिवांगी के यादों के सिवा। चाहे उससे नफ़रत करूँ या मोहब्बत, लेकिन वो इस दिल से कभी नहीं निकल पाएगी। कम से कम आप तो मेरी हालत समझती हैं ना? अस्मिता जी बोली, समझती हूँ बेटा, इसलिए आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ये ज़िंदगी है, इसमें आगे बढ़ने में ही समझदारी होती है। तुम्हारी इतनी भी उम्र नहीं हुई है कि तुम अकेले ज़िंदगी गुजार दो। बेटा क्या एक बार मेरे लिए तुम संध्या को नहीं अपना सकते? ये सुनते ही अच्छांश गुस्से से, माँ मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, लेकिन प्लीज़ उस लड़की को मुझसे दूर रखिए। अस्मिता जी बोली, देखो बेटा अब चाहे जैसे भी हो, उससे तेरी शादी हो गई है और हमारे समाज में इस शादी का बहुत महत्व है। संध्या बहुत ही अच्छी लड़की है, मैंने इन कुछ दिनों में उसे अच्छे से जाना है। वो तुझसे बहुत प्यार करती है। क्या कोई ऐसी लड़की मिलेगी जो ये जानते हुए भी कि उसका पति किसी और से प्यार करता है, फिर भी वो उससे प्यार करती हो? अच्छांश बोला, माँ मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक सच बता रहा हूँ जिसे मैं इतने सालों से अपने अंदर दफन करके रखा है। अच्छांश ने जो बताया उसे सुनकर अस्मिता जी की आंखें बड़ी हो गई, उनका गला सूखने लगा। फ्रेंड्स कहानी आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है जो आपकी रूह को छू जाएगी। अच्छांश अपने सीने में दफन कौन सा राज अपनी माँ को बताता है? वो राज जानकर अस्मिता जी का रिएक्शन क्या होगा? जब अच्छांश को पता चलेगा शिवांगी और उसके बीच में गलतफहमी डालने वाले उसके दादाजी हैं तो वो क्या करेगा?
जब अस्मिता जी को पता चलेगा कि आज उनका बेटा मौत के मुंह में झूल रहा है तो उनका क्या रिएक्शन होगा। ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे जिसका जवाब आपको आने वाले एपिसोड में बहुत ही रोमांच और सस्पेंस के साथ मिलेगा। तो कहानी का एक भी एपिसोड बिल्कुल मिस मत करिएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।